नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां हम बात करते हैं धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान की सरल भाषा में, तर्क के साथ और बिना किसी अंधविश्वास के। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे एक ऐसे महान विचारक के बारे में जिसने अपने समय की सत्ता, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाने का साहस किया। नाम था वोल्टेयर। वोल्टेयर केवल एक लेखक नहीं थे, वे एक ऐसे चिंतक थे जो मानते थे कि मनुष्य को किसी विचार को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पुराना है, शक्तिशाली लोगों द्वारा बताया गया है या परंपरा का हिस्सा है। वे पूछते थे, क्या मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या अलग विचार रखने वाला व्यक्ति हमारा दुश्मन है? क्या धर्म के नाम पर असहिष्णुता उचित हो सकती है? और क्या तर्क और विज्ञान मनुष्य को अंधविश्वास से मुक्त कर सकते हैं? आज हम वोल्टेयर के जीवन, उनके संघर्ष, उनके दर्शन, ईश्वर और धर्म के बारे में उनके विचार, विज्ञान के प्रति उनका दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी तथा उनकी प्रसिद्ध रचना कांदीद को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने लगभग 300 वर्ष पहले ये सिखाने की कोशिश की थी कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्वतंत्र सोच है। आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं वोल्टेयर की कहानी। वोल्टेयर का वास्तविक नाम फ्रांसवा मारी अरुए था। उनका जन्म 21 नवंबर 1694 को फ्रांस के पेरिस शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता फ्रांस की सरकारी व्यवस्था में कानून से जुड़े पद पर कार्य करते थे। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन वोल्टेयर को अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। बचपन से ही उनमें तेज बुद्धि, सवाल पूछने की आदत और अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने का साहस दिखाई देता था। उन्होंने जेजुइट विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने साहित्य, दर्शन और भाषाओं का अध्ययन किया। जिस समय वोल्टेयर बड़े हो रहे थे, फ्रांस में राजा और चर्च का बहुत प्रभाव था। समाज में जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग मौजूद थे, जबकि सामान्य जनता पर करों का भारी बोझ था। धार्मिक असहिष्णुता भी व्यापक थी और चर्च की आलोचना करना जोखिम भरा हो सकता था। विज्ञान और तर्क की नई विचारधारा यूरोप में धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन पुरानी मान्यताएं अभी भी बहुत शक्तिशाली थीं। ऐसे वातावरण में वोल्टेयर का व्यक्तित्व विकसित हुआ। उन्होंने देखा कि सत्ता, धर्म और सामाजिक परंपराएं अक्सर मनुष्य की स्वतंत्र सोच को सीमित करती हैं। यही अनुभव आगे चलकर उनके दर्शन की आधारशिला बना। वे प्रश्न पूछने, तर्क करने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले यूरोप के सबसे प्रभावशाली विचारकों में शामिल हुए। वोल्टेयर का बचपन सामान्य नहीं था। बचपन से ही उनकी बुद्धि तेज थी और वे किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते थे कि बड़े लोग या समाज उसे सही मानते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पेरिस के एक प्रसिद्ध जेसुइट विद्यालय कॉलेज लुई ले ग्रा में हुई। वहां उन्होंने लैटिन, साहित्य, इतिहास, दर्शन और वक्तृत्व जैसी चीजों का अध्ययन किया। इस शिक्षा ने उनकी भाषा और लेखन की क्षमता को बहुत मजबूत बनाया, लेकिन साथ ही उन्हें धार्मिक और सामाजिक विचारों पर प्रश्न उठाने की आदत भी विकसित हुई। युवावस्था में वोल्टेयर की सबसे बड़ी रुचि साहित्य और कविता में थी। वे कविताएं, नाटक और व्यंग्य लिखने लगे। उनकी लेखन शैली तेज, बुद्धिमान और व्यंग्यपूर्ण थी। वे समाज के शक्तिशाली लोगों, राजदरबार और धार्मिक पाखंड पर भी टिप्पणी करने से नहीं डरते थे। यही स्वभाव उनके लिए परेशानी का कारण बना। उस समय फ्रांस में राजा और अभिजात वर्ग की आलोचना करना खतरनाक था। वोल्टेयर मानते थे कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या पद उसे आलोचना से ऊपर नहीं बना देता। उनकी स्पष्टवादी भाषा और व्यंग के कारण सत्ता से उनका टकराव बढ़ता गया। धीरे धीरे उनका विश्वास मजबूत हुआ कि मनुष्य को परंपरा का गुलाम नहीं, बल्कि स्वतंत्र विचारक होना चाहिए। यही विद्रोही सोच आगे चलकर उनके पूरे दर्शन की पहचान बनी। वोल्टेयर की तीखी लेखनी और सत्ता की आलोचना ने उन्हें बहुत जल्दी परेशानी में डाल दिया। 1717 में उन्होंने फ्रांस के शक्तिशाली शासक वर्ग पर व्यंग किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर पेरिस की प्रसिद्ध बास्तील जेल में डाल दिया गया। लगभग 11 महीने तक वे जेल में रहे। ये अनुभव उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना।
जेल में रहते हुए भी उन्होंने लिखना जारी रखा और अपनी प्रसिद्ध त्रासदी ओडिप पर काम किया। रिहा होने के बाद उन्होंने साहित्य में अपनी पहचान मजबूत की, लेकिन उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। 1726 में एक प्रभावशाली कुलीन व्यक्ति शेवेलिये द रोहान से विवाद के बाद वोल्टेयर पर हमला कराया गया। जब वोल्टेयर ने न्याय की मांग की तो उल्टे उन्हें फिर गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। अंततः उन्हें फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंग्लैंड में लगभग 3 वर्ष बिताना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने अंग्रेजी समाज, राजनीति, विज्ञान और दर्शन को करीब से देखा। यहीं उन्होंने न्यूटन और जॉन लॉक के विचारों को गंभीरता से समझा। इसी दौर में उन्होंने अपने साहित्यिक नाम वोल्टेयर को स्थायी रूप से अपनाया। ये नाम उनके पुराने नाम अरुएट से अलग एक नई बौद्धिक पहचान का प्रतीक बन गया। अब वे केवल फ्रांसीसी लेखक नहीं, बल्कि स्वतंत्र विचार और तर्क के समर्थक के रूप में उभर रहे थे। इंग्लैंड में बिताए लगभग 3 वर्षों ने वोल्टेयर की सोच को गहराई से बदल दिया। फ्रांस में उन्होंने ऐसी व्यवस्था देखी थी जहां राजा और चर्च का प्रभाव बहुत मजबूत था, जबकि इंग्लैंड में उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता देखी। इस अंतर ने उनके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा किया। क्या समाज ऐसा भी हो सकता है जहां सत्ता पर सवाल उठाना अपराध न हो? इंग्लैंड में वोल्टेयर ने महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के विचारों को समझा। न्यूटन ने प्रकृति को तर्क और गणित के नियमों से समझाने की कोशिश की थी। इससे वोल्टेयर का विश्वास मजबूत हुआ कि दुनिया को समझने के लिए केवल परंपरा या धार्मिक ग्रंथों पर निर्भर रहने के बजाय निरीक्षण और तर्क का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने दार्शनिक जॉन लॉक के विचारों का भी अध्ययन किया। लॉक के अनुसार मनुष्य के ज्ञान और अनुभव का बहुत महत्व है। इससे वोल्टेयर के स्वतंत्र चिंतन के विचार को नई दिशा मिली। इंग्लैंड में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और अपेक्षाकृत स्वतंत्र प्रेस का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि अलग-अलग धार्मिक विचार रखने वाले लोग एक ही समाज में रह सकते हैं। इंग्लैंड से लौटकर वोल्टेयर ने इन अनुभवों को फ्रांस के सामने रखा। अब उनकी लेखनी केवल साहित्य नहीं रही, वो स्वतंत्रता, तर्क और सहिष्णुता की आवाज बन गई। इंग्लैंड से लौटने के बाद वोल्टेयर फ्रांस के साहित्यिक संसार में तेजी से प्रसिद्ध होने लगे। उनकी लेखनी में बुद्धि, व्यंग्य और तीखी आलोचना का अनोखा मेल था। उन्होंने नाटक, कविता, इतिहास, दार्शनिक लेख और पत्र लिखे। उनकी शुरुआती प्रसिद्ध रचनाओं में ओडिप और बाद में ज़ैरे जैसे नाटक शामिल थे। उनकी भाषा प्रभावशाली थी और वे कठिन विचारों को भी रोचक ढंग से प्रस्तुत करते थे। लेकिन प्रसिद्धि के साथ विवाद भी बढ़ते गए। वोल्टेयर राजशाही, अभिजात वर्ग और धार्मिक संस्थाओं की आलोचना करने से पीछे नहीं हटते थे। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की सत्ता या प्रतिष्ठा उसे गलत होने से नहीं बचाती। इसी कारण उनके लेख कई बार सत्ता के लिए असुविधाजनक बन जाते थे। उन्होंने फ्रांस के बाहर भी यात्रा की और यूरोप के विभिन्न शासकों तथा बुद्धिजीवियों से संपर्क बनाया। प्रशा के राजा फ्रेडरिक द्वितीय के साथ उनका संबंध विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि बाद में दोनों के बीच मतभेद भी पैदा हुए। वोल्टेयर ने अपनी लेखनी को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, वे साहित्य को समाज की गलतियों पर सवाल उठाने का माध्यम बनाना चाहते थे। वे अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, अन्याय और मनमानी सत्ता पर लगातार प्रहार करते रहे। इस तरह उनकी प्रसिद्धि जितनी बढ़ी, सत्ता और परंपरागत संस्थाओं के साथ उनका संघर्ष भी उतना ही गहरा होता गया। वोल्टेयर के दर्शन का केंद्र था मनुष्य को अंधविश्वास के बजाय तर्क और स्वतंत्र विचार का सहारा लेना चाहिए। वे मानते थे कि किसी बात को केवल इसलिए सच नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वह बहुत पुरानी है, किसी धार्मिक संस्था ने कही है या कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसे सही बताता है। मनुष्य को प्रश्न पूछने, प्रमाण देखने और अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। वोल्टेयर के समय में समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थीं। कई बार बीमारी, प्राकृतिक घटनाओं या दुर्भाग्य को अलौकिक शक्तियों से जोड़ दिया जाता था। वोल्टेयर ऐसी सोच की आलोचना करते थे क्योंकि उनके अनुसार अज्ञान और डर का फायदा उठाकर लोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन तर्क का अर्थ उनके लिए केवल हर चीज को नकारना नहीं था। वे चाहते थे कि मनुष्य अपनी मान्यताओं की जांच करे और जहां प्रमाण मिले वहां अपना विचार बदले।
विज्ञान और अनुभव इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे मनुष्य को वास्तविक दुनिया को समझने में सहायता करते हैं। वोल्टेयर के लिए स्वतंत्र चिंतन सभ्य समाज की पहचान था। उनका विश्वास था कि जब मनुष्य बिना डर के प्रश्न पूछ सकता है, तभी ज्ञान आगे बढ़ता है। इसलिए उनका दर्शन हमें सिखाता है, विश्वास करो लेकिन सोचकर, असहमति रखो लेकिन तर्क के साथ। वोल्टेयर ईश्वर के प्रश्न पर न तो पारंपरिक धार्मिक विश्वासों को पूरी तरह स्वीकार करते थे और न ही उन्हें सरल रूप से नास्तिक कहा जा सकता है। वे मुख्यतः डीज्म अर्थात प्राकृतिक ईश्वरवाद के विचार के करीब थे। इसका सरल अर्थ है कि ब्रह्मांड की व्यवस्था और प्रकृति के नियमों को देखकर वे मानते थे कि इनके पीछे कोई बुद्धिमान प्रथम कारण या सृष्टिकर्ता हो सकता है। लेकिन वे संगठित धर्मों द्वारा बताए गए हर धार्मिक दावे को सत्य नहीं मानते थे। वोल्टेयर को लगता था कि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है और मनुष्य उन नियमों को तर्क तथा विज्ञान के माध्यम से समझ सकता है। इसलिए ईश्वर को समझने के लिए केवल चमत्कारों, धार्मिक कथाओं या परंपराओं पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। उनका नास्तिकता से अंतर इसी बात में था। नास्तिक सामान्यतः ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि वोल्टेयर किसी प्रथम कारण या बुद्धिमान सृष्टिकर्ता की संभावना को स्वीकार करते थे। लेकिन वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर के नाम पर अंधविश्वास और कट्टरता फैलाने का अधिकार नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न केवल ये नहीं था कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि ये भी था कि ईश्वर में विश्वास करने वाला मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वे धार्मिक सहिष्णुता, तर्क और मानव नैतिकता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। वोल्टेयर धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि धार्मिक कट्टरता, पाखंड और असहिष्णुता के प्रबल आलोचक थे। उनके समय में यूरोप में धर्म केवल व्यक्तिगत विश्वास का विषय नहीं था, चर्च का राजनीति, शिक्षा और सामाजिक जीवन पर भी बहुत प्रभाव था। अलग धार्मिक विचार रखने वाले लोगों को कई बार भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता था। वोल्टेयर को ये स्थिति अस्वीकार्य लगती थी। उनका मानना था कि यदि कोई धर्म मनुष्य को नैतिक, दयालु और न्यायपूर्ण बनाता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाए, दूसरे विश्वासों से नफरत सिखाई जाए या हिंसा और अन्याय को उचित ठहराया जाए, तब उसका विरोध आवश्यक है। वोल्टेयर विशेष रूप से धार्मिक पाखंड से परेशान थे। वे उन लोगों की आलोचना करते थे जो स्वयं नैतिक जीवन नहीं जीते, लेकिन दूसरों को धर्म और नैतिकता का उपदेश देते हैं। उनके अनुसार किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण उसका व्यवहार है। वे धार्मिक सहिष्णुता को सभ्य समाज की आवश्यक शर्त मानते थे। उनका विचार था कि अलग-अलग विश्वास रखने वाले लोग शांतिपूर्वक साथ रह सकते हैं। इसलिए वोल्टेयर की लड़ाई ईश्वर या धर्म से अधिक अंधविश्वास, कट्टरता, पाखंड और असहिष्णुता के खिलाफ थी। वे चाहते थे कि धर्म मनुष्य को स्वतंत्र और नैतिक बनाए, उसका गुलाम नहीं। वोल्टेयर के लिए विज्ञान केवल नई नई खोजों का संग्रह नहीं था, बल्कि दुनिया को समझने का एक बेहतर तरीका था। वे ऐसे समय में रहते थे जब प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या अक्सर धार्मिक मान्यताओं, चमत्कारों और पुराने विश्वासों के आधार पर की जाती थी। वोल्टेयर चाहते थे कि मनुष्य प्रकृति को उसके वास्तविक नियमों के आधार पर समझे। इंग्लैंड में रहने के दौरान वे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। न्यूटन ने दिखाया कि पृथ्वी पर गिरती वस्तुओं से लेकर ग्रहों की गति तक प्रकृति में निश्चित नियम काम करते हैं। वोल्टेयर को ये विचार बहुत महत्वपूर्ण लगा कि ब्रह्मांड किसी रहस्यमय अराजकता की जगह व्यवस्थित नियमों के अनुसार चलता है। वोल्टेयर ने न्यूटन के विज्ञान और विचारों को फ्रांसीसी समाज में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और वैज्ञानिक सोच को अंधविश्वास के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। उनके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ था, देखो, प्रश्न पूछो, प्रमाण खोजो और फिर निष्कर्ष निकालो। वे मानते थे कि ज्ञान बढ़ने के साथ मनुष्य का डर और अज्ञान कम होता है। इसलिए विज्ञान उनके दर्शन में केवल प्रकृति को समझने का साधन नहीं था, वो स्वतंत्र और तर्कशील मनुष्य बनाने का माध्यम भी था। वोल्टेयर के दर्शन में स्वतंत्रता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था।
उनका मानना था कि मनुष्य तभी वास्तव में विकसित हो सकता है जब उसे बिना डर के सोचने, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर मिले। यदि किसी समाज में लोग सत्ता, धर्म या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के डर से अपनी बात नहीं कह सकते, तो वहां ज्ञान और समाज दोनों का विकास रुक जाता है। वोल्टेयर विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनके अनुसार किसी विचार से असहमत होना उस विचार को बोलने से रोकने का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि असहमति से विचारों की जांच होती है और समाज को अपनी गलतियां समझने का अवसर मिलता है। वे ये भी मानते थे कि कोई व्यक्ति गलत विचार रख सकता है, लेकिन गलत विचार का उत्तर तर्क और संवाद से दिया जाना चाहिए, हिंसा या दमन से नहीं। क्योंकि यदि आज किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज केवल इसलिए बंद कर दी गई कि उसका विचार हमें पसंद नहीं है, तो कल हमारी अपनी आवाज भी बंद की जा सकती है। वोल्टेयर के लिए स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं था। स्वतंत्रता के साथ दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी आवश्यक है। उनकी सोच का मूल संदेश था, सोचने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार किसी भी सभ्य समाज की महत्वपूर्ण पहचान है। वोल्टेयर के समय फ्रांस की न्याय व्यवस्था में गहरी असमानताएं थीं। समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था और जन्म के आधार पर कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। अभिजात वर्ग और धार्मिक संस्थाओं को कई सुविधाएं मिलती थीं, जबकि सामान्य लोगों पर करों और कानूनों का बोझ अधिक था। वोल्टेयर इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानते थे। उनका विश्वास था कि न्याय किसी व्यक्ति के जन्म, पद या धन के आधार पर अलग अलग नहीं होना चाहिए। कानून का उद्देश्य शक्तिशाली लोगों की रक्षा करना नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। वे मनमानी गिरफ्तारी, कठोर दंड और ऐसी न्याय व्यवस्था के आलोचक थे जिसमें व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का पर्याप्त अवसर न मिले। वोल्टेयर ने विशेष रूप से उन मामलों में आवाज उठाई जहां उन्हें लगा कि धार्मिक पूर्वाग्रह या सामाजिक दबाव के कारण निर्दोष लोगों के साथ अन्याय हुआ। जीन कैलास का मामला इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। कैलास की मृत्यु के बाद वोल्टेयर ने उसके परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी और धार्मिक असहिष्णुता के कारण हुई न्यायिक गलती को उजागर किया। हालांकि वोल्टेयर आधुनिक अर्थों में पूर्ण सामाजिक और राजनीतिक समानता के समर्थक नहीं थे, फिर भी उन्होंने कानून के शासन, न्यायपूर्ण प्रक्रिया और मनमानी सत्ता की आलोचना को मजबूत किया। उनके लिए सभ्य समाज वही था जहां न्याय व्यक्ति की पहचान नहीं, उसके अधिकारों को देख कर किया जाए। वोल्टेयर राजनीति में निरंकुश और मनमानी सत्ता के आलोचक थे, लेकिन वे आधुनिक लोकतंत्र के समर्थक भी पूरी तरह नहीं थे। उनका मानना था कि शासन का उद्देश्य जनता पर डर और अत्याचार करना नहीं, बल्कि कानून, न्याय और तर्क के आधार पर समाज को व्यवस्थित करना होना चाहिए। वे राजतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की मांग नहीं करते थे। इसके बजाय वे ऐसे शासक की कल्पना करते थे जो शिक्षित, विवेकशील और सुधारवादी हो। इसे प्रबुद्ध निरंकुशता या एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म से जोड़ा जाता है। ऐसा शासक अपनी शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, कानून, आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार के लिए करे। वोल्टेयर ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक द्वितीय जैसे शासकों के साथ संबंध बनाए और उनसे आशा की कि वे तर्क तथा ज्ञान के आधार पर शासन करेंगे। हालांकि बाद में उन्हें ये भी समझ आया कि शक्तिशाली शासक हमेशा अपनी शक्ति को सीमित रखने के लिए तैयार नहीं होते। वे जनता की राजनीतिक भागीदारी के आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के उतने समर्थक नहीं थे जितने स्वतंत्र विचार, धार्मिक सहिष्णुता और न्यायपूर्ण कानून के थे। इसलिए वोल्टेयर को आधुनिक लोकतंत्र का सीधा प्रवक्ता कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। उनकी राजनीति का मूल विचार था, सत्ता चाहे राजा के पास हो या किसी संस्था के पास, उसे तर्क, कानून और न्याय की सीमाओं में रहना चाहिए। वोल्टेयर की प्रसिद्ध रचना कांदीद 1759 में प्रकाशित हुई। ये एक छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक कहानी है, जिसमें उन्होंने व्यंग के माध्यम से अपने समय के समाज और विचारों की आलोचना की। कहानी का मुख्य पात्र कांदीद एक भोला युवक है, जिसे उसका शिक्षक पांगलॉस ये विश्वास दिलाता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो सबसे अच्छी संभव दुनिया है। लेकिन कांदीद की यात्रा के दौरान उसके सामने युद्ध, हिंसा, गरीबी, बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं और धार्मिक पाखंड आते हैं।
वो देखता है कि वास्तविक दुनिया में मनुष्य बहुत दुख झेल रहा है। इन घटनाओं के माध्यम से वोल्टेयर उस अंधे आशावाद पर प्रश्न उठाते हैं जो हर बुराई को ये कहकर उचित ठहराता है कि उसके पीछे कोई अच्छा उद्देश्य अवश्य होगा। युद्ध के वर्णन में वे सत्ता और हिंसा की क्रूरता दिखाते हैं। धर्म के संदर्भ में वे पाखंड और कट्टरता पर व्यंग्य करते हैं। समाज के माध्यम से वे लालच, असमानता और अन्याय को उजागर करते हैं। अंत में कांदीद ये समझता है कि केवल दार्शनिक बहस करने से जीवन नहीं सुधरता। मनुष्य को अपने वास्तविक जीवन और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यही कांदीद का महत्वपूर्ण संदेश है। दुनिया को केवल समझाने या उचित ठहराने के बजाय अपने हिस्से का काम करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। वोल्टेयर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक लेखन और सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करना जारी रखा। उम्र बढ़ने के बावजूद उनकी बुद्धि, व्यंग और तर्क की शक्ति कमजोर नहीं हुई। वे धार्मिक असहिष्णुता, अन्याय और मनमानी सत्ता के खिलाफ लिखते रहे। उन्होंने कई ऐसे मामलों में आवाज उठाई जिनमें उन्हें लगा कि निर्दोष लोगों के साथ अन्याय हुआ है। 1778 में वोल्टेयर लंबे समय बाद पेरिस लौटे। उनकी वापसी किसी प्रसिद्ध लेखक के स्वागत से कम नहीं थी। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका सम्मान किया और उनके विचारों तथा साहित्यिक योगदान को स्वीकार किया। इसी वर्ष 30 मई 1778 को लगभग 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके जीवन का अंत तो हो गया, लेकिन उनके विचारों का प्रभाव तेजी से फैलता गया। उन्होंने यूरोप में तर्क, धार्मिक सहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय की चर्चा को नई शक्ति दी। वे उन विचारकों में शामिल हुए जिन्होंने आगे आने वाले सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए बौद्धिक वातावरण तैयार किया। फ्रांसीसी क्रांति के समय उनके विचारों को विशेष सम्मान मिला। हालांकि वे स्वयं आधुनिक लोकतंत्र या क्रांति के सीधे सिद्धांतकार नहीं थे, लेकिन उनकी आलोचनात्मक सोच ने पुरानी सत्ता और सामाजिक विशेषाधिकारों पर प्रश्न उठाने की संस्कृति को मजबूत किया। आज भी वोल्टेयर की विरासत मुख्यतः स्वतंत्र विचार, तर्क, सहिष्णुता और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने से जुड़ी हुई है। आज के समय में वोल्टेयर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन समस्याओं से उन्होंने 18वीं शताब्दी में संघर्ष किया था, उनके अलग अलग रूप आज भी समाज में दिखाई देते हैं। धार्मिक सहिष्णुता उनके विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वे चाहते थे कि व्यक्ति अपने धर्म या विश्वास का पालन स्वतंत्रता से करे, लेकिन दूसरे व्यक्ति के विश्वास का सम्मान भी करे। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समाज में यही विचार महत्वपूर्ण है कि राज्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे। वैज्ञानिक सोच के संदर्भ में भी वोल्टेयर की प्रासंगिकता बनी हुई है। वे अंधविश्वास के बजाय तर्क, अनुभव और प्रमाण को महत्व देते थे। आज जब गलत सूचनाएं और अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं, तब किसी दावे को स्वीकार करने से पहले प्रमाण पूछना उनकी सोच की आधुनिक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उनके दर्शन का केंद्रीय विषय थी। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता, धर्म, परंपरा या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आलोचना करने का अधिकार आवश्यक है। असहमति को दुश्मनी समझने के बजाय संवाद का अवसर मानना चाहिए। हालांकि वोल्टेयर के सभी राजनीतिक विचार आज स्वीकार नहीं किए जाते, उनकी मूल सीख अब भी उपयोगी है। सोचने की स्वतंत्रता रिफ्लेक्टेड हो, प्रमाण के आधार पर विचार बनाओ, असहमति का सम्मान करो और किसी भी प्रकार की कट्टरता को मनुष्य से ऊपर मत रखो। यही कारण है कि सदियों बाद भी वोल्टेयर आधुनिक स्वतंत्र चिंतन के महत्वपूर्ण प्रतीक बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी वोल्टेयर की जीवन यात्रा और उनके विचारों की कहानी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो रेडियो पाठशाला को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो केवल हमारे तक सीमित ना रहे, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही महान दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और विचारकों के जीवन और विचारों को सरल भाषा में आपके सामने लाते रहें, तो रेडियो पाठशाला से जुड़े रहिए। याद रखिए, सवाल पूछिए, तर्क से सोचिए और सत्य की खोज करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान।